एपिसोड की शुरुआत में सॉन्ग को पता चलता है कि जिस वेयरहाउस में डॉग की बॉडी रखी हुई थी वो पूरी तरीके से जल चुका है और उसमें जितनी भी लाशें थीं सब खत्म हो चुकी हैं। पुलिस उन्हें बताता है कि उस रात बॉम्ब गिरे थे और शायद एक बॉम्ब उस वेयरहाउस पर भी गिर गया होगा जिससे सब कुछ जल गया। सॉन्ग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हुआ। चैन ये खबर आकर सीधे माँ को देती है। माँ कहता है अब जब वो वेयरहाउस पूरी तरीके से जल चुका है हमें ली के खिलाफ एविडेंस कैसे मिलेंगे। चैन कहती है मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने कैसे वो सब कुछ जलाया होगा। माँ कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा और सच का पता लगा कर रहूंगा। टियन अकाउंट्स के कुछ रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था तो उसे माँ के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ दिखती है। तभी यान भी वहाँ आता है। टियन यांग को बताता है कि वो रिकॉर्ड्स जो उसके पास हैं और वो रिकॉर्ड्स जो माँ के हैं वो दोनों काफ़ी अलग अलग हैं। वो दोनों अब सारे रिकॉर्ड्स ढूंढने लगते हैं जो भी माँ के अंडर आते थे और उन्हें सारे ही रिकॉर्ड्स में गड़बड़ दिख रही थी। टियान कहता है इसका मतलब माँ हमारे साथ ट्रिक्स खेलता आ रहा है। शाओतोंग सॉन्ग को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। सॉन्ग उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया है। शाओतोंग कहती है मैंने सुना है कि वो बॉडी जो डोंग की बॉडी के साथ एक्सचेंज की गई थी वो पूरी तरीके से जल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी जल्दी ख़त्म होने वाली है ब्रदर। मुझे आपकी चिंता है इसलिए मैंने आज आपको यहाँ इन्वाइट किया है। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। सॉन्ग कहता है किससे। तभी शाओतोंग वहाँ डोंग के उन्हीं अंकल को बुलवाती है जिसे माँ लेकर आया था। वो सॉन्ग को सारी सच्चाई बता देता है जिसे सुनने के बाद सॉन्ग ने अपने घर पे एक मीटिंग रखी थी जिसमें माँ को भी बुलवाया गया था। माँ कहता है आपने अचानक से मीटिंग क्यों रखी है। तभी डोंग के अंकल को वहाँ बुलवाया जाता है जिसे देखकर माँ घबरा जाता है और सॉन्ग से कहता है बिग ब्रदर ये तो डोंग का अंकल जान है, आपने इसे यहाँ क्यों बुलवाया है। सॉन्ग के कहने पर जान पूरी सच्चाई बताना शुरू कर देता है। जान कहता है मुझे वो सब कहने के लिए मिस्टर मा ने पैसे दिए थे। मैं तो डोंग का कोई रिश्तेदार भी नहीं हूँ, मैं तो बस उस गांव से था जिससे डोंग था। मिस्टर मा मैडम ली और टियन को फंसाना चाहते थे जिससे वो 5 ड्रैगन एसोसिएशन के लीडर बन सके। माँ कहता है बिग ब्रदर ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसने खुद मुझसे कहा था कि ये डोंग का रिलेटिव है। वो सबके सामने जान के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। सॉन्ग के लोग माँ को उससे अलग करते हैं। अब ली इस बात का फायदा उठाती है और जान से पूछती है क्या इस सब के बारे में किसी और को भी पता था, क्या कोई तीसरा भी ये सब में मौजूद था। जान कहता है एक मैडम भी थी पर मुझे उनका नाम नहीं पता। तो ली कहती है वो यही मैडम चांद थी ना जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये भी ये सब में मौजूद है ना। पर माँ बीच में बोल पड़ता है और कहता है चांद का ये सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सब कुछ मैंने करवाया था। मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ को डोंग की डेथ को लेकर बातें करते हुए सुना था, तभी मुझे ली पर शक हुआ था। ऐसा क्या था जो डोंग का मुंह से बंद करना पड़ा। क्या सच में टियन का कोई ऐसा सीक्रेट है। ली कहती है टियन का कोई सीक्रेट नहीं है और मैंने डोंग को नहीं मारा। तुम मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। माँ कहता है एग्जैक्टली तुम लोग भी मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पर तभी टियन और यांग वहाँ वो सारे रिकॉर्ड्स लेकर आ जाते हैं। माँ सॉन्ग से कहता है बिग ब्रदर मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। पर तभी टियन कहता है पर हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुका है। टियन सॉन्ग से कहता है डैड मैंने एसोसिएशंस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स देखे। यांग कहता है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट से मैच नहीं होते और वो सारे बिजनेस मिस्टर मा के अंडर आते हैं। टियन कहता है मिस्टर मा क्या आप इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे। आप खुद इन पेपर्स को देख सकते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैच नहीं हो रहे। तभी टियान वो पेपर सॉन्ग को भी दिखाता है जिसे देखने के बाद सॉन्ग कहता है तुमने मेरी नाक के नीचे से और भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने उन प्रोडक्ट्स को अपने प्रॉफिट के लिए बेच दिया। टियान कहता है क्या तुम्हारे लिए इतना सबूत काफ़ी नहीं है। हम ट्रेडर्स हैं मिस्टर मा, हमें हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए और वही करना चाहिए जिसके लिए हम प्रॉमिस करते हैं, वरना फ्यूचर में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये सुनकर माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो टियन की तरफ बढ़ने वाला होता है पर सॉन्ग बीच में आ जाता है। सॉन्ग उससे कहता है आज से कॉफ़ी बिजनेस तुम्हारी जगह शाओतोंग संभालेगी और काफ़ी सारे बिजनेस जो तुम संभाल रहे थे वो मैं शाओतोंग को दे दूंगा। शाओतोंग कहती है थैंक यू सो मच बिग ब्रदर, मैं माँ के बिजनेस का अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। नुआन चैन से कह रही थी मुझे तो डर ही लग गया था, अच्छा हुआ मिस्टर मा ने हमें ब्लेम नहीं किया। तभी जिया वहाँ आकर कहती है मिस्टर सॉन्ग और मैडम ली ने आप दोनों को बुलाया है। सॉन्ग चैन से कहता है माँ ने डोंग की डेथ के बारे में अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है कि माँ को सारी बातें कैसे पता चली। चान कहती है मुझे नहीं पता। तो ली कहती है अगर तुम्हें नहीं पता तो माँ तुम्हें इतना डिफेंड करने में क्यों लगा हुआ था। चान कहती है मुझे किसी ने भी डिफेंड नहीं किया, मैं किसी कत्ल में शामिल नहीं हूँ और यही सच है।
ली कहती है, तो उस दिन डोंग के फ्यूनरल वाले दिन तुम बीच में क्यों बोली थी, और तुमने क्या कहा था कि तुम्हें रात को सपना आया था डोंग की आत्मा भटक रही है। जब डोंग का अंतिम संस्कार होने वाला था तब भी तुमने कहा कि हमें उसके फेस को पहले वॉश कर लेना चाहिए। ये सब तुमने क्यों कहा था? सॉन्ग चैन से कहता है, अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए तो क्या तुमने सोचा है कि मैं तुम्हें किस तरीके से पनिश कर सकता हूँ? तो चान उससे कहती है, मेरे खिलाफ कोई सबूत कैसे मिलेंगे जब मैं ये सब में शामिल हूँ ही नहीं। तो सॉन्ग कहता है, अगर इस घर में फिर से ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो तुम्हें इस घर से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ माँ को टियन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे लड़ना चाहा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि वो इंसान जो मेरा दुश्मन बनता है उसके साथ क्या किया जाता है। टियन अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, मदर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बार बार आप पर शक करता रहा और आप पर ब्लेम डालता रहा, जबकि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ली उससे कहती है, टियन तुम एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए कहती हूँ या किसी चीज को ना करने के लिए सिर्फ इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। टियन उसे गले से लगा लेता है। तो उसी तरफ चान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगती है, आखिरकार भगवान उसकी साइड हमेशा क्यों लेते हैं, पर मैं भी एक ऐसी औरत हूँ जो आसानी से हार नहीं मानने वाली। तभी यांग वहाँ आता है। यांग कहता है, मॉम मैंने सुना कि डैड ने आपको वार्निंग दी है और आपसे कहा है कि आप कोई और परेशानी ना खड़ी करें। आप अब तो कम से कम रुक जाइए। आपको समझ में क्यों नहीं आता कि इस मैटर में आप ज़्यादा पढ़ेंगी तो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। और उस माँ का साथ छोड़ दीजिए, वो आपका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो फ्यूचर में आपका इस्तेमाल करना चाहता है। चान कहती है, तो तुम कह रहे हो कि मैं माँ का साथ छोड़कर उस ली का साथ दूं जो जिंदगी भर मुझ पर हुक्म चलाना चाहती है, मुझे अपने नीचे रखना चाहती है। तुम्हें क्यों नहीं दिखता कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। यांग कहता है, हाँ मुझे पता है आप बचपन से मुझसे यही कहती आ रही हैं, पर मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें। लेकिन चान कहती है, मैं ऐसा ही करूंगी, मुझे बस टियन का सीक्रेट पता चल जाए, फिर मैं उसके खिलाफ उस सीक्रेट को यूज करूंगी। जरूर वो सीक्रेट कोई बहुत सीरियस था, वरना मैडम ली को डोंग को नहीं मारना पड़ता। यांग कहता है, वो सीक्रेट इतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच रही हैं। तो चान कहती है, इसका मतलब तुम्हें उस सीक्रेट के बारे में पता है? यांग मुझे अभी के अभी वो सीक्रेट बताओ। पर यांग वहां से जाने लगता है। चान उसका पीछा करती है और उससे कहती है, मुझसे बात करो। यांग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस वैसा इसलिए कह दिया ताकि आप टियन के बारे में कोई गलत बातें ना करें। आपने हमेशा उसके बारे में कितना कुछ गलत सोचा, पर उसने कभी हमसे नफरत नहीं की। आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखती? चान कहती है, वो तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे पता है कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना करो तुम उसके नीचे ही रहोगे। यांग कहता है, अब आप सुन लीजिए, मुझे कोई लीडर नहीं बनना, इसलिए आप टियन के सीक्रेट के बारे में पूछना बंद कर दीजिए। सिर्फ टियन ही वो है जो लीडर बनना डिजर्व करता है। चान कहती है, तुम कुछ भी कहते रहो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी और तुम खुद मुझे टियन का सीक्रेट बताओगे। दूसरी तरफ ली जिया से पूछ रही थी, क्या तुमने डोंग की बॉडी को हैंडल कर लिया है? जिया उससे कहती है, वर्कर्स वहाँ डेली रहते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ली कहती है, जब तक डोंग की बॉडी हैंडल नहीं हो जाएगी तब तक मुझे यही डर लगा रहेगा कि कहीं टियन का सीक्रेट बाहर ना आ जाए। बुआ उधर की तरफ ही आ रही थी, तभी वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और सोचने लगती है, इसका मतलब टियन का सच में कोई सीक्रेट है। अचानक उसके हाथ से सामान गिर जाता है। आवाज सुनते ही जिया और ली तुरंत बाहर आते हैं। जिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अंदर क्यों नहीं आई? बुआ कहती है, मैडम ली मैं आपके लिए कुछ नीडल्स और थ्रेड्स लेकर आई थी जो आपको बुनाई में हेल्प करेंगे। ली उससे वो सामान ले लेती है और उससे कहती है, अब तुम जा सकती हो। बुआ के जाने के बाद जिया ली से कहती है, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली होंगी ना। अगले दिन ब्रेकफास्ट में वही मशरूम्स बनाए गए थे जो वो नौकरानियां डोंग की बॉडी से लेकर आई थी। उन मशरूम्स को देखकर जिया और ली दोनों चौंक जाते हैं। ली कहती है, आज मशरूम्स क्यों बनाए हैं? तो एक कुक कहती है, हमने देखा कि पीछे काफी सारे मशरूम्स थे, इनका टेस्ट भी काफी अच्छा था, इसलिए हमने आज मशरूम्स ही बना दिए। जिया कहती है, मैडम इन मशरूम्स को खाया जा सकता है, ये डेंजरस नहीं होंगे। पर ली की हिम्मत नहीं हो रही थी उन मशरूम्स को खाने की। तभी सॉन्ग ली को वहाँ आने के लिए कहता है। ली देखती है कि टियान उन मशरूम्स को खाने वाला था। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, हो सकता है कि ये मशरूम जहरीले हों, तुम्हें इन्हें नहीं खाना चाहिए। तभी वो कुक कहती है, नहीं मैडम, हम इन्हें देख चुके हैं, हम इनसे पहले और भी काफ़ी सारी डिशेस बना चुके हैं, ये बिल्कुल सेफ है। यांग भी खाकर कहता है, ये काफ़ी टेस्टी बने हैं, मुझे तो अच्छे लगे। अब सब लोग उन मशरूम्स को खाने लगते हैं। अब ली की खाने की बारी थी। सॉन्ग उसे सर्व कर देता है। ली जैसे ही खाने वाली होती है उसे तुरंत वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इस रात ली को सपना आता है कि उसके हाथ पर भी वो मशरूम्स उगने लगे हैं।
वो डोंग की डेड बॉडी को भी अपनी तरफ आता हुआ देखती है। डोंग उससे कह रहा था, तुमने टियन के होमोसेक्सुअल वाले सीक्रेट को छुपाने के लिए मेरी जान ले ली, अब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जैसे ही डोंग उसकी तरफ बढ़ता है, ली का सपना टूट जाता है। वो बुरी तरह घबराकर उठ जाती है। वह सोच रही थी कि आखिरकार टियन का क्या सीक्रेट होगा। तभी उसके पास यांग आता है। वो उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यांग कहता है, क्या आप मैडम ली की हालत के बारे में पूछना चाहती हैं? बुआ कहती है, मैडम ली को क्या हुआ? उनकी तबीयत कल तक तो ठीक थी, मैं कल उनके पास ही होकर आई थी। तो यांग कहता है, पता नहीं, आज पूरे दिन वो अपने बेड में ही रहीं और उन्हें काफ़ी वॉमिटिंग भी हो गई थी। वह कहती है, पर अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हुई? मौसम भी नहीं बदला है। यांग कहता है, कहीं ऐसी हालत उनकी मशरूम्स खाने की वजह से तो नहीं होगी ना? बुआ और यांग मिलकर अब उस मशरूम्स वाली जगह को चेक करने के लिए आते हैं। यांग देखता है कि वहाँ बैठे वर्कर्स भी मशरूम से बनी उस डिश को खा रहे थे। यांग कहता है, हम सब ने उस मशरूम्स की डिशेस को खाया, वो वर्कर्स भी कब से खा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर मैडम ली ने जैसे ही खाया उन्हें वॉमिटिंग हो गई। बुआ कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम ली को इन मशरूम से कोई एलर्जी हो? क्यों ना हम इन मशरूम्स को फार्मेसी ले जाएं और पता करवाएं कि इन मशरूम्स में आखिरकार ऐसा क्या है। यांग को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो वहाँ से कुछ मशरूम्स कलेक्ट करने लगते हैं। अगले दिन ली जब सॉन्ग के साथ बैठी हुई थी तो वो उससे कहती है, मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि टियन को आपकी जगह बिठा देना चाहिए। आपने ये भी देखा कि उसने कितनी समझदारी से मिस्टर मा के किए हुए फ्रॉड का पता लगा लिया। वो एसोसिएशन का लीडर बनने लायक है। वो अभी वहीं खड़ी थी। वो ली से कहती है, मिस्टर मा की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, क्यों ना हम इस बारे में बाद में बात करें। ली कहती है, इसलिए ही तो मैं कह रही हूँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, आपको प्रॉपर आराम की ज़रूरत है, इसलिए आपको जल्दी ही टियन को अपनी पोजीशन पर बिठा देना चाहिए। सॉन्ग उससे कहता है, कल तुम्हारी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी ना, तुम भी एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लेना। ली कहती है, हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए अब ये सही समय है कि हम अपने बच्चों को शादी करता हुआ देखें और टियन को आपकी पोजीशन पर बैठता हुआ देखें। ये तो हमारा सपना है ना? सॉन्ग कहता है, हाँ, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग पहले टियन को शादी करनी होगी। लीडर बनने से पहले उसकी एक फैमिली होनी चाहिए। अगर उसकी एक फैमिली होगी तभी वो एसोसिएशन का ख्याल अच्छे से रख पाएगा, और ये हमारा रूल भी रहा है। जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी उसके एक हफ्ते बाद ही मैं उसे अपनी पोजीशन दे दूंगा। ली कहती है, इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, 1.5 महीने के अंदर एक बहुत शुभ दिन निकला है। टियन और पेन की शादी के लिए वो एकदम सही दिन रहेगा। ये सारी बातें नुआन सुन लेती है और वो जाकर तुरंत चैन को बताती है। चैन कहती है, हमारे पास केवल 1.5 महीना बचा है, हम कैसे टियन को लीडर बनने से रोक पाएंगे? चान उससे कहती है, मैं हार नहीं मानने वाली, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। वो सीधे माँ के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। वो माँ से कहती है, मैडम ली चाहती है कि जल्दी से जल्दी टियन को मिस्टर सॉन्ग का टाइटल मिल जाए, पर मैं श्योर हूँ टियन का जरूर कोई ना कोई सीक्रेट है जो बहुत सीरियस है। वो जानबूझकर माँ को चिढ़ाने के लिए कहती है, मुझे नहीं लगता कि टियन जैसे इंसान को एक लीडर बनना चाहिए जो सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना भी नहीं जानता। उस दिन आपसे उसने किस तरह बात की? अगर उसकी जगह मेरा बेटा यांग होता तो कभी इस तरीके से बातें नहीं करता। वो हर चीज़ में पहले आपका ओपिनियन लेता, फिर आगे बढ़ता। माँ उससे कहता है, चांद, तुम्हें हमारा एक काम करना है, टियन से रिलेटेड सारी खबर हमें देनी है। वो कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है, ये सारी खबर तुम्हें मुझे देनी होगी। चांद के जाने के बाद माँ का आदमी उससे पूछता है, तो आप किस तरह टियन को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं? तो माँ कहता है, हमें उसे मरवाना होगा। मैंने सुना है कि बिग ब्रदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वैसे भी उन्हें एक लीडर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और टियन के मर जाने के बाद यांग को ही उनकी पोजीशन मिलेगी। यांग को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे और धीरे धीरे करके उसे हटाकर हम खुद वो पोजीशन ले लेंगे। बो और यांग फार्मेसी पहुंच जाते हैं उन मशरूम्स के बारे में पता करने के लिए, पर वो जितने भी लोगों से मिलते हैं किसी को भी उन मशरूम्स के बारे में नहीं पता था। यांग कहता है, हम इतने लोगों से पूछ चुके हैं पर किसी को भी इनके बारे में नहीं पता, अब हम क्या करेंगे? मेरी नज़र में सिर्फ एक जा ही है जो ये सब को लेकर एक्सपर्ट है, पर हम डायरेक्टली उससे नहीं पूछ सकते कि हम मशरूम्स को लेकर सस्पिशियस हैं। बुआ कहती है, मैं एक डॉक्टर ची को जानती हूँ जो ये सारी हर्बल मेडिसिन में काफ़ी अच्छे थे, पर मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ हैं। उस दिन बुआ सॉन्ग के पास जाती है और डॉक्टर ची के बारे में पूछती है। सॉन्ग कहता है, ली और चान ने जब बर्थ दिया था उसके बाद ची ने मुझसे परमिशन मांगी थी कि वो चाइना वापस जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद मेरी उनसे बातें नहीं हुई। हालांकि मैंने सुना है कि वो थाईलैंड वापस आ गए हैं। वो इस वक्त चोनबुरी में रह रहे हैं। वो हर चीज़ में बहुत एक्सपर्ट थे। अगर इस वक्त वो मेरे साथ होते तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख पाते।
पर तुम अचानक से उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? तभी पीछे से ली भी वहाँ आती है और वो भी बुआ से कहती है, हाँ तुम अचानक से डॉक्टर ची के बारे में क्यों पूछ रही हो? तो बुआ कहती है, बस ऐसे ही अपने पुराने समय को याद कर रही थी तो उनकी बात याद आ गई। ली सॉन्ग से कहती है, आपको डॉक्टर ची की जरूरत नहीं होगी, उसकी जगह जिया है ना, उसे मेडिकल हर्ब्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है जो उसने डॉक्टर ची से ही सीखा है। सॉन्ग कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, जिया भी बहुत एक्सपर्ट है। जिया उस दिन ली से कहती है, मुझे जल्दी ही उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, वरना वर्कर्स वहां से वो मशरूम्स कलेक्ट करना और उन्हें खाना बंद नहीं करेंगे। तभी ली कहती है, आज दोपहर के समय मैं वर्कर्स को बुलाऊंगी उन्हें खाना खिलवाने के लिए। तुम्हारे पास 1 घंटा होगा, उस बीच तुम ये काम कर पाओगी? जिया कहती है, हाँ 1 घंटा काफ़ी है। बस मुझे वो फर्मेंटेड पानी वहाँ डालना है जो स्पेशली मैंने बनाया है, उसके बाद मैं गारंटी लेती हूँ वहाँ कुछ नहीं बचेगा। ली सारे वर्कर्स को खाना खिलवाने के लिए बुलवा लेती है। उसके बाद जिया वहाँ पहुँच जाती है। जिया उस जगह वही पानी डाल देती है जहाँ पर मशरूम्स आ रहे थे। बुआ यांग को बताती है, जब मैंने मिस्टर सॉन्ग से डॉक्टर ची के बारे में पूछा था तो मैडम ली मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। हालांकि उन्होंने मुझसे बाद में इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। यांग कहता है, डॉक्टर ची अभी चोनबुरी में है तो अभी हम उनसे नहीं मिल पाएंगे और नहीं जान पाएंगे कि हमारे घर में जो मिस्ट्री है उनका इन मशरूम से कुछ लेना देना है या नहीं। तभी वो दोनों कुछ वर्कर्स की आवाज़ सुनते हैं। यांग और बुआ तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। यांग कहता है, क्या हुआ? तो वो वर्कर उसे बताती है, कल तक ये मशरूम्स बिल्कुल ठीक थे पर आज ये सारे सड़ गए हैं, एक भी नहीं बचा है। यांग उन्हें देखकर कहता है, क्या किसी ने यहाँ पानी दिया था या कुछ भी किया हो? तो एक नौकरानी कहती है, नहीं हम तो ऐसे ही छोड़कर गए थे, किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। यांग एक मशरूम को उठाकर देखता है और उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है। पिन ने अपनी सारी ज्वेलरीज कलेक्ट कर ली थी। वो अपनी नौकरानी नोई से कहती है, अगर मैं ये सारी ज्वेलरीज बेच भी दूँ तभी मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं होंगे कि मैं अपना पहलेज वापस ले लूँ। मैं टियन से शादी नहीं करना चाहती, मैं क्या करूँ? तो उसकी नौकरानी नोई कहती है, आप यांग की वजह से टियन से शादी नहीं करना चाहती ना? टिन कहती है, तुम्हें कैसे पता? क्या मेरे चेहरे पर सब लिखा रहता है? तो नोई कहती है, मैं बचपन से तुम्हें जानती हूँ तो मुझे पता तो होगा ही ना कि तुम किससे प्यार करती हो और किससे नहीं। पिन कहती है, हाँ इसलिए मैं पैसे चाहती हूँ जिससे मैं अपना पैलेस वापस पा सकूँ और मुझे टियन से शादी ना करना पड़े। उसके फादर वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, मिस्टर सॉन्ग और मिसेस ली ने हमें लंच पर बुलाया है। लंच पर पहुँचने के बाद ली कहती है, आज मैंने अपॉइंटमेंट रखी है क्योंकि मैं टियन और पिन के बारे में बात करना चाहती हूँ। 1.5 महीने के अंदर एक बहुत अच्छी डेट है, उसी दिन हम इन दोनों की शादी करवा सकते हैं। पिन को अचानक से शॉक लगता है। वो ली से कहती है, क्या शादी में थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? हम अभी रुक सकते हैं। टियन कहता है, मुझे भी लगता है कि पिन सही कह रही है, हमें इतनी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसे थोड़ा और समय देना चाहिए। ली कहती है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों के बीच अभी से बहुत अच्छी बनने लगी है, पर 1.5 महीने के बाद वो दिन बिल्कुल सही है और उसी दिन तुम दोनों की शादी होगी। अब टियन तुम पिन को ज़रा बाहर ले जाओ, हम एडल्ट्स को आपस में कुछ बातें करनी है। टियन पिन को वहाँ से लेकर जाने लगता है और ली टियन के फादर से कहती है, मैं ब्राइड मनी के बदले आपका पैलेस आपको वापस दे दूंगी। पिन कहती है, टियन अब हम क्या करेंगे, मैं समय से अपना पैलेस वापस नहीं ले पाऊंगी। टियन कहता है, मैंने भी मॉम डैड को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो लोग मेरी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यांग भी वहाँ भागा भागा पहुँच जाता है और उन दोनों से कहता है, मैंने सुना कि तुम दोनों शादी कर रहे हो, वो भी कल ही। टियन कहता है, नहीं कल नहीं, 1.5 महीने बाद। नोई कहती है, मैंने यांग से झूठ कहा कि आप दोनों की शादी कल हो रही है और वो भागा भागा चला आया। यांग कहता है, अब हम इस शादी को कैसे रोकेंगे? नोई कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप दोनों झूठ में शादी कर लें, आप दोनों को सिर्फ अपने पेरेंट्स को धोखा देना है। टियन कहता है, नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, हम दोनों की शादी हो जाने के बाद माँ पीछे पड़ जाएंगी कि अब हमें बच्चा भी करना है। अगर मैं अपनी सारी सेविंग्स भी लगा दूं तब भी मैं पिन की मदद नहीं कर पाऊंगा और मैं कंपनी का पैसा नहीं ले सकता वरना माँ को पता चल जाएगा। यांग कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारी वेडिंग रोक कर रहूंगा, पर अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम फादर की पोजीशन नहीं ले पाओगे ना? टियन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे भाई की खुशियों से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। यांग कहता है, हमारे पास अभी भी 1.5 महीना है, हम कोई ना कोई तरीका सोच ही लेंगे, ये शादी तो हम नहीं होने देंगे। टियन अपनी माँ के रूम में जाकर चुपके से वो पेपर्स चुराने की कोशिश करता है जिसमें पिन के पैलेस का कॉन्ट्रैक्ट था। जैसे ही उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है वो वहाँ से भागने लगता है, पर तभी ली वहाँ आ जाती है। ली उससे कहती है, टियन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा। टियन कहता है, मैं बस चेक करने के लिए आया था कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती तो नहीं है।
ली कहती है इस बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। तो अगर कोई गलत तरीके से पिन को उसका पैलेस वापस देने की कोशिश भी करता है तब भी वो नहीं माना जाएगा। मर्ट बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की बातें सुनने लगती है। टियन अपनी माँ से कहता है मुझे पिन के लिए बुरा लग रहा है कि उसे ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ रही है जो उससे प्यार भी नहीं कर सकता। आप तो जानती है ना कि मैं कौन हूँ। ली कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और अपने सीक्रेट की वजह से तुम पिन से शादी नहीं करना चाहते, पर तुम्हें ये बात छुपा कर रखनी होगी। तुम्हें पिन से शादी करनी ही होगी टियन। ये सारी बातें सुनकर मर्ट सोचने लगती है टियन का सीक्रेट आखिरकार है क्या ये सीक्रेट। वो ये बात जाकर शाओतांग को बताती है। वो शाओतांग से कहती है मैडम ली ने कहा कि टियन का कोई ऐसा सीक्रेट है इस वजह से वो पिन से प्यार नहीं कर पाए। शाओतांग कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि टियन की ऑलरेडी कोई लवर हो, कोई गर्लफ्रेंड हो। मर्ट कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो डेली हार्ड वर्क करते हैं और मैंने आज तक उनके आसपास किसी वुमन को नहीं देखा। पिन यांग को अपनी सारी ज्वेलरी दिखाते हुए कहती है ये बहुत कम है, इनसे कुछ भी नहीं होगा। तो यांग उससे कहता है पर तुम्हारे पास लैंड भी तो है ना। पिन कहती है वो लैंड भी किसी काम का नहीं और मैंने और मेरे फादर ने कई टाइम से उसे चेक भी नहीं किया है, लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। यांग उससे कहता है तुम चिंता मत करो, कोई और तरीका होगा जिससे हम पैसे कमा सकेंगे। तभी पिन कहती है मैं कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ, क्यों ना मैं खाना बनाकर सेल करूँ, डेजर्ट्स बनाकर। यांग कहता है डेजर्ट्स बनाकर सेल करने से इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं आएंगे। पिन कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। यांग कहता है हम दोनों को कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा एक दूसरे की मदद करने का। पिन कहती है हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी, क्योंकि कोशिश करना उससे तो बेटर ही होगा ना कि मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करनी पड़े जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। चान नुआन से कहती है मैडम ली ने ऑलरेडी शादी की डेट की बातें कर ली हैं और उसके फादर से कह दिया है कि वो ब्राइड मनी में उसे पहले से वापस दे रहे हैं। नुआन कहती है मिस्टर मा कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, और वो आपको अपने इशारों पे नचा रहे हैं। वो आपसे बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं कि टियन कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चान उसे कहती है तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, मिस्टर मा जैसा इंसान क्या करवा सकता है, अपने आप सोचो। अभी जा वहाँ आती है उन दोनों से कहती है तुम दोनों को मिस्टर सॉन्ग ने बुलाया है। सॉन्ग सारे वर्कर्स को बुलाकर एक अनाउंसमेंट करता है और उन्हें बताता है कि 1.5 महीने के अंदर टियन की शादी हो जाएगी और उनसे कहता है मैं उससे पहले तुम सब लोगों को सॉन्ग फैमिली की शिरीन में ले जाना चाहता हूँ जो चोनबुरी में है। चोनबुरी का नाम सुनकर बुआ और यांग खुश हो जाते हैं। ये खबर भी चान एक खत में लिखकर माँ के लिए भिजवा देती है। माँ का आदमी उससे कहता है मिस्टर सॉन्ग काफी सारे लोगों को उस शिरीन पर ले जा रहे हैं। तो माँ कहता है अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा ही वो केयरलेस होगा। जल्दी से जियो को बुलाओ, मेरे पास उसके लिए काम है। जैसे ही जियो वहाँ आता है माँ उससे कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इस काम के बदले मैं तुम्हें वो तरीका बता दूंगा जिससे तुम अपनी बहन की दवा बना सकोगे। जियो कहता है मुझे क्या करना होगा। तो माँ उससे कहता है तुम्हें सॉन्ग के बड़े बेटे को जान से मारना है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग फाइनली 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन गए हैं। इसी तरह अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।